नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। पश्चिम बंगाल में चुनाव अगले साल होने वाले हैं और सरगर्मियां अभी से तेज हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के राष्ट्रीय नेता आए दिन बंगाल का दौरा करने में लगे हैं, दूसरी तरफ टीएमसी भी बीजेपी को जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस बीच कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी ने भी अगले विधानसभा में अपने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि इस गठबंधन के लिए कांग्रेस के आलाकमान ने मंजूरी दे दी है। यानी पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव में अब मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। टीएमसी, बीजेपी और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के बीच। ऐसा नहीं कि लेफ्ट और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में पहली बार साथ आए हों। इससे पहले 2016 का विधानसभा चुनाव भी दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वो अलग हो गए थे। अब 2021 के विधानसभा चुनाव में वो एक बार फिर से साथ आ रहे हैं। इसलिए दोनों पार्टियों के मिलन बिछो मिलन की राजनीति और रणनीति दोनों को समझना यहाँ पर जरूरी है। साल 2011 में जब से तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई, उसके पहले तक पश्चिम बंगाल को लेफ्ट पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे उनकी साख ऐसी घटी कि विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी भी वो नहीं रह पाई। आज नौबत अस्तित्व बचाने तक पहुंच गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल में फिलहाल कांग्रेस और लेफ्ट मुख्य विपक्षी दल हैं। ममता बनर्जी सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही हैं। अगर उनके साथ मिलकर गठबंधन करते तो शायद कांग्रेस और लेफ्ट का राजनीतिक अस्तित्व बिल्कुल ही खत्म हो जाता। यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने तृणमूल को चुनौती देने के लिए एक होना सही समझा। लेकिन इस गठबंधन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उन्हें ये तय करना है कि उनके लिए बीजेपी सबसे बड़ी चुनौती है या फिर तृणमूल कांग्रेस। फिलहाल गठबंधन दोनों पार्टियों से ही समान दूरी बनाकर चलने की रणनीति पर काम कर रहा है, लेकिन उनकी इस रणनीति से तृणमूल को नुकसान होगा या फिर बीजेपी को, यह अभी कह पाना मुश्किल है। बीजेपी का हिंदू वोट है और कांग्रेस का भी। उसी तरह से तृणमूल कांग्रेस के पास भी मुस्लिम वोट है और लेफ्ट के पास भी मुस्लिम वोटर्स हैं। ये गठबंधन दूसरी पार्टी के वोट काटेंगे या फिर अपने अस्तित्व को बचाने में कामयाब हो पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। राज्य में बीजेपी की बढ़त ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। दरअसल पिछले 5 सालों में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले हैं। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में कुल 294 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस 211 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। कांग्रेस को 44 सीटें, लेफ्ट को 32 सीटें और बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली थी। वोट शेयर की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस को तकरीबन 45% वोट शेयर मिले थे। लेफ्ट के पास वोट शेयर 25% था, लेकिन सीटें कांग्रेस से कम थी। कांग्रेस के पास 12% के आसपास वोट शेयर था, लेकिन उसे लेफ्ट से ज्यादा सीटें मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर तकरीबन 10% था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सारे समीकरण धरे के धरे रह गए। कुल 40 सीटों में से तृणमूल ने 22 सीटें जीती, बीजेपी ने 18 और कांग्रेस 2 पर ही सिमट गई। लेफ्ट का खाता तक नहीं खुल पाया। तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर 43% था, वहीं बीजेपी का 40%, यानी दोनों के बीच मात्र 3% वोट शेयर का अंतर रह गया था। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी का वोट शेयर 10% से नीचे आ गया। यही वजह है कि इस बार के बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और अमित शाह 200+ सीट जीतने का नारा दे रहे हैं। अमूमन पार्टी का वोट शेयर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बराबर नहीं रहता है। ये ज्यादातर बराबर तब रहते हैं जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव 6 महीने के अंतराल में हो। विधानसभा चुनाव में वोटों का बंटवारा भी लोकसभा के चुनाव के मुकाबले कम होता है। इसलिए विधानसभा चुनाव में पार्टी के वोट प्रतिशत में गिरावट देखने को मिलती है। ऐसे में लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन का थोड़ा चिंतित होना बिल्कुल लाजमी है। जहां तक बात 2019 के लोकसभा चुनावों की है, तो लेफ्ट के कार्यकर्ताओं में अकेले तृणमूल कांग्रेस का मुकाबला करने की क्षमता नहीं थी। इसीलिए उन्होंने बीजेपी के सहारे ममता को सीमित करने की कोशिश की। अंदर खाने पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं का नारा था 19 में हाफ, 21 में साफ। मतलब 2019 में चुनाव में ममता बनर्जी आधे पर सिमट जाएंगी और 21 में साफ हो जाएंगी। और दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि मौजूदा वक्त में जिस तरह के राजनीतिक समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं बंगाल में, बीजेपी जिस मजबूती से उभर रही है और जिस तरह से टीएमसी का लगातार बिखराव हो रहा है, इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं कि 2021 में राज्य से ममता की सफाई होने वाली है।
जहां तक बात लेफ्ट और कांग्रेस की है तो 2016 में लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन चुनाव के कुछ ही दिन पहले हुआ था। देरी की वजह से लेफ्ट के काडर में नीचे तक ये बात नहीं पहुंची थी। कांग्रेस को लेफ्ट का वोट तो मिला, लेकिन लेफ्ट को कांग्रेस का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया था, इसलिए कांग्रेस की सीटें लेफ्ट से ज्यादा आई थी। बंगाल में लेफ्ट के पास अपना एक वोट बैंक पहले भी था और आज भी है। कांग्रेस भले ही कुछ एक जगह ही मजबूत हो, अगर सही से गठबंधन अपने कार्यकर्ताओं और वोट बैंक का इस्तेमाल करे तो उनका प्रदर्शन यहां पर बेहतर हो सकता है। उदाहरण के तौर पर किसानों के मुद्दे पर लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन बंगाल में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। बंगाल में 70% आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है। चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट, दोनों की पृष्ठभूमि में लैंड रिफॉर्म एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। साल 1960 के दशक में लेफ्ट पार्टी ने ब्रिटिश शासन के समय से चली आ रही पुरानी जमींदारी प्रथा, परमानेंट सेटलमेंट जैसे कानून का विरोध शुरू किया था। साल 1977 में जब वो सत्ता में आए तो छोटे किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाया। बंगाल में लेफ्ट पार्टी की सफलता के लिए अनेक कारणों में से इस जमीन सुधार के कार्य को एक अहम वजह माना जाता है। उनके सबसे बड़े नेता बिनॉय चौधरी को बंगाल के लोग आज भी लैंड रिफॉर्म मिनिस्टर के तौर पर ही याद करते हैं। आगे चलकर यही छोटी छोटी जमीन के टुकड़े और उनके अलग अलग मालिकाना हक की वजह से लेफ्ट को औद्योगिकरण में दिक्कत का सामना करना पड़ा। किसानों की इसी जमीन अधिग्रहण की लड़ाई को सिंगूर में ममता बनर्जी ने लड़ा और अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की। लेकिन दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके मुद्दे बंगाल के किसानों से थोड़े अलग हैं। बंगाल में धान के साथ साथ साग सब्जियां ज्यादा उगाई जाती हैं। पंजाब हरियाणा के किसानों के मुकाबले बंगाल के किसानों की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर है। फिलहाल दिल्ली में बैठे किसानों का मुख्य मुद्दा एमएसपी से जुड़ा है, लेकिन इस मुद्दे का फायदा लेने के लिए ममता बनर्जी पूरी कोशिश कर रही हैं। शरद पवार उनका साथ भी दे रहे हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी पार्टी को साथ लाकर एक गैर राजनीतिक लड़ाई लड़ने की कोशिश भी हो रही है। दूसरी ओर बीजेपी जिस तरीके से बंगाल में पैर पसार रही है, जिस तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं, ऐसे में इन राजनीतिक दलों का किसानों को बीजेपी के खिलाफ मुद्दा बनाकर पेश करना मुश्किल लग रहा है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी एक ही मुद्दा उठाना चाहती हैं, तो फिर तीनों पार्टियां एक साथ क्यों नहीं आ जाती? ऐसा करके बीजेपी के खिलाफ वो ज्यादा सीटें भी जीत सकती हैं। दरअसल तीनों पार्टियां साथ लड़ती तो लेफ्ट कांग्रेस को फायदा होता। कांग्रेस के दिल्ली के नेता चाहते थे कि कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ गठबंधन करे, लेकिन इसके लिए अधीर रंजन चौधरी और बंगाल कांग्रेस के स्थानीय नेता तैयार नहीं हुए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने अहंकार के कारण किसी से हाथ मिलाना नहीं चाहती थी और उन्हें लगता था कि तृणमूल अकेले ही बीजेपी के लिए काफी है। जिस तरीके से हाल ही के दिनों में तृणमूल का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी में शामिल हो गया और तृणमूल के बड़े बड़े नेता भी ममता का साथ छोड़ गए, इस बात का आभास ममता को बिल्कुल भी नहीं था। ममता शुरुआत से ही बंगाली बनाम बहारी को अपने चुनावी आंदोलन का मुख्य मुद्दा बनाने में लगी हुई थी, लेकिन इस मुद्दे को बार बार उठाकर उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम कर लिया है। अब इसी मुद्दे की वजह से उनकी हर जगह किरकिरी हो रही है। शुभेंदु अधिकारी जैसे दिग्गज नेता जो शुरुआत से उनके साथ थे, वही अब ममता को बंगाली बनाम बहारी का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने ममता को इस बात का आभास करा दिया है कि बंगाल का हर नागरिक पहले भारतीय है और फिर बंगाली, और ममता को ये सीख देना जरूरी भी था। इसके साथ ही जो पार्टी के बिखराव की सबसे बड़ी वजह बना है वो है पीके, जिसने ली तो थी टीएमसी को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी, लेकिन अब वही प्रशांत किशोर ममता को गर्त में ढकेलने की सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।